हाय फ्रेंड्स, अस्तित्व दर्शन चैनल पर आपका स्वागत एवं सत्कार। चल रही श्रृंखला द फाउंटेन हेड के किशोर पटेल सर द्वारा लिखे गए इस उत्तम सारांश का यह तीसरा और अंतिम भाग है। अधिक देर ना करते हुए सीधे ही कथा वस्तु की ओर आगे बढ़ते हैं। किशोर भाई लिखते हैं, पीटर किटिंग के साथ संबंधों से उभरती रॉर की विचारधारा। स्टैंटन इंस्टीट्यूट में अपनी पढ़ाई पूरी करने के बाद किटिंग के पास दो विकल्प हैं। अध्ययन के लिए पेरिस जाने के लिए पुरस्कार में मिली 4 साल की छात्रवृत्ति और फ्रांकॉन एंड हेयर नामक एक प्रसिद्ध फर्म में शामिल होने का निमंत्रण। वह रॉर्क से सलाह लेता है कि उसे क्या करना चाहिए। तुमने मुझसे पूछकर पहले ही गलती कर दी है, रॉर्क कहता है। किसी और से मत पूछो, तुम नहीं जानते कि क्या करना है। कुछ पता ही ना हो ऐसी स्थिति तुम कैसे बर्दाश्त कर सकते हो। यहाँ रॉर्क की विचारधारा स्पष्ट हो जाती है कि कोई भी आदमी खुद अपने लिए तय करे कि उसे जीवन में क्या करना है। कम आय वाले आवास के निर्माण के लिए कॉटलैंड परियोजना का डिजाइन बनाकर किटिंग को देते वक्त रॉर्क शर्त रखता है कि जिस तरह से इसे डिजाइन किया गया है ठीक वैसे ही इस आवास गृह का निर्माण होना चाहिए। लेकिन कुछ आर्किटेक्ट्स जो टूही की चापलूसी करते हैं, उनकी करियर को बढ़ावा देने के लिए टूही उन्हें इस परियोजना में शामिल कर देता है। इन सभी ने अपना महत्व बनाए रखने के हेतु से जहां जरूरत ना हो वहां भी डिजाइन में सुधार किया। इस प्रकार रॉर्क द्वारा बनाई गई डिजाइन में कई बदलाव हो गए और किटिंग इसे रोक नहीं सका। जब रॉर्क छुट्टी से वापस आता है तो किटिंग उसे मिलता है और माफी मांगते हुए कहता है कि हमारे बीच हुई सहमति के अनुसार डिजाइन में बदलाव को मैं रोक नहीं पाया। वह डरा हुआ है कि अब रॉर्क उसका क्या हाल करेगा। रॉर्क ने उससे कहा, मैं जो कर सकता हूं वह करूंगा, लेकिन मैं तुम्हें चोट नहीं पहुंचाऊं। पीटर, मैं भी गलत हूं, हम दोनों दोषी हैं। पीटर, मैंने तुम्हें नष्ट कर दिया। बिल्कुल शुरू से मैं तुम्हारी मदद करता रहा हूं। कुछ चीज़ें ऐसी होती है जिसके लिए मदद नहीं मांगनी चाहिए और किसी को मदद करनी भी नहीं चाहिए। स्टैंटन में मुझे तुम्हारा प्रोजेक्ट नहीं करना चाहिए था। मुझे कॉस्मोस लॉटनिक डिज़ाइन नहीं करना चाहिए था, यहाँ तक कि कॉटलैंड भी नहीं। जितना तुम उठा सकते हो उससे अधिक मैंने तुम पर भार डाला है। हुआ यह कि जितना सर्किट झेल सकता था, करंट उससे कहीं ज़्यादा मजबूत था, इसलिए फ्यूज उड़ गया। अब हम दोनों को कीमत चुकानी पड़ेगी। यह तुम्हारे लिए कठिन होगा, मेरे लिए और भी कठिन। यहाँ रॉर्क की विचारधारा स्पष्ट हो जाती है कि कला के काम में न तो किसी की मदद लेनी चाहिए और ना ही किसी की मदद करनी चाहिए। हर एक को अपनी बुद्धि से कार्य करना चाहिए। यहाँ एक और बात पर गौर कीजिएगा कि रॉर्क को पीटर किटिंग से कोई गिला शिकवा नहीं है, क्योंकि वह जानता है कि गलत आदमी नहीं होता, गलत आदमी की सोच होती है। रॉर्क और डोमिनिक के बीच जटिल प्रेम संबंध। यह सच है कि डोमिनिक रॉर्क से प्यार करती है और फिर भी रॉर्क को नष्ट करना चाहती है। उसे रॉर्क का काम अद्भुत लगता है, फिर भी वह अखबार के अपने कॉलम में उसके काम की कड़े शब्दों में आलोचना करती है। रॉर्क को जो भी काम मिलता है उसे हड़प कर वह किटिंग को दे देती है। यह बात आसानी से समझ में आनी मुश्किल है। डोमिनिक के रवैये में इस विरोधाभास को समझने के लिए उसके स्वभाव की खासियत को समझना जरूरी है। वह रॉर्क को मिली भी नहीं थी। उन दिनों वह गैलवाइंड के अखबार बैनर में एक कॉलम लिखती थी। बैनर के संपादक को उसका काम पसंद था। वह उसे प्रेस में अधिक जिम्मेदारी देना चाहता है,
लेकिन डोमिनिक मना कर देती है। वह कहती है यह भयानक होगा अगर मुझे वह नौकरी मिल जाए जो मुझे चाहिए। मुझे हमेशा अपनी नौकरी जाने का डर सताता रहेगा। मुझे मालिकों पर निर्भर रहना होगा। मैं स्वतंत्रता चाहती हूँ, कोई मांग नहीं, कोई इच्छा नहीं, किसी चीज ऊपर निर्भर ना होना। संपादक उससे पूछता है कि जो चीज तुम चाहती हो वह अगर मिल जाए तो। डोमिनिक जवाब देती है कि अगर ऐसा हुआ तो मैं उसकी तरफ पलट कर देखूंगी भी नहीं, क्योंकि अब मुझे उस चीज को आप सभी के साथ साझा करनी होगी। अगर मैं एक किताब पढ़ती हूँ और वह मुझे पसंद आती है तो मैं इसे फिर कभी नहीं पढ़ूंगी। मैं इस भावना को बर्दाश्त नहीं कर सकती कि दूसरों ने इस पर अपनी नज़र डाली है। ऐसी चीज़ें साझा नहीं की जा सकती। यूरोप के एक संग्रहालय में एक मूर्ति उसे पसंद आई। मूर्ति बिक्री के लिए नहीं थी, लेकिन किसी तरह वह उसे हासिल करने में कामयाब रही। घर लाने के बाद उसने मूर्ति को खिड़की से नीचे फेंक दिया ताकि कोई और उसे न देख सके। वह रोर्क से प्यार करती है, वह उसका आदर्श आदमी है, वह एक संपूर्ण मर्द है, उसे उसमें कोई नुक्स नहीं दिखता है। वह एक वास्तुकार के रूप में एक अद्भुत काम करता है। वह इसे नष्ट करना चाहती है ताकि उसे दूसरे न देखें, उसके अद्भुत काम को न देखें। दूसरे लोग उसके काम के लायक नहीं है। अगर उसे काम मिलता है तो वह अधिक से अधिक लोगों के बीच जाना जाएगा, लोग उसे पसंद करने लगेंगे। डोमिनिक रोअर को बाकी दुनिया के साथ साझा करने के लिए तैयार नहीं है। वह चाहती है कि रोअर पूरी तरह से बेरोजगार हो जाए, लोगों द्वारा भुला दिया जाए, जीवित रहने के लिए भले ही उसे फिर खदान में काम करना पड़े, लेकिन फिर वह उसका निजी मर्द बनकर रह जाएगा। यही कारण है कि रोअर के साथ अपने रिश्ते को वह गुप्त रखती है। एक बार रिश्ते का खुलासा हो गया तो उसे खोने का डर लगा रहेगा। जितनी बार वह रोअर का काम छीनकर उसे नुकसान पहुंचाती है, हर बार रोअर उसके पास आता है। वह चाहती है कि रोअर उससे नाराज हो। वह नहीं चाहती कि कोई संस्कारी पुरुष उससे संबंध बनाए। उसे संबंध बनाने के लिए चाहिए एक कठोर और सख्त आदमी जो उसे अपने वश में कर सके। दूसरी ओर रोअर भी डोमिनिक से प्यार करता है। वह उसके साथ संबंध बनाना चाहता है। वह जानता है कि यह एक तरह की कमजोरी है और रोअर जानता है कि डोमिनिक उसके खिलाफ काम कर रही है, लेकिन रोअर को कोई फर्क नहीं पड़ता। वह पूरी बात को एक आह्वान के रूप में देखता है। उसे अपने काम पर भरोसा है। उसे ज़्यादा पैसे और बड़ा नाम कमाने की लालच नहीं है। उसकी ज़रूरतें कम है। उसे पर्याप्त कमाई से ज़्यादा मोह नहीं है। इसलिए वह डोमिनिक को कभी रोकता नहीं है। स्टोडार्ड बनाम रोअर के मामले में डोमिनिक रोअर के पक्ष में गवाही देती है। जब रोअर इस मामले को हार जाता है तो डोमिनिक को लगता है कि जिस दुनिया में रोअर जैसे प्रतिभाशाली वास्तुकार को स्वीकार नहीं किया जाता उसका कोई मतलब नहीं है। उसने एक बार किटिंग से कहा था कि जब मुझे खुद को सजा देने का मन करेगा तो वह उससे शादी कर लेगी। तदनुसार वह पीटर किटिंग से शादी करती है। हालांकि किटिंग के साथ शादी करने और घर बसाने से पहले रोअर को सूचित करती है। वह कहती है कि मैं तुम्हें इस दुनिया से संघर्ष करते हुए नहीं देख सकती, इसलिए मैंने आत्मविनाश की दिशा में एक कदम के रूप में किटिंग के साथ शादी की है। मैं आत्महत्या नहीं करती क्योंकि तुम जिंदा हो। उस समय रोअर उससे पूछता है कि अगर मैं कहूँ कि किटिंग के साथ हुई शादी रद्द कर दो और मेरे पास आ जाओ तो? तब डोमिनिक कहती है मैं तुम्हारी आज्ञा का पालन करूंगी। रोअर कहता है इसलिए मैं ऐसा नहीं कहूँगा। रोअर उसे दुनिया का सामना करने में सक्षम देखना चाहता है। उसे पराजित नहीं परंतु स्वतंत्र देखना चाहता है।
रॉर्क तब तक उसका इंतजार करने के लिए तैयार है जब तक वह स्वयं इतनी मजबूत नहीं हो जाती। डोमिनिक का किटिंग से तलाक होने के बाद गैल वायंट जब डोमिनिक से शादी करने का फैसला करता है, तब शादी से पहले डोमिनिक रॉर्क से मिलने जाती है। स्टोडार्ड मामले के बाद से 2 वर्षों में रॉर्क को कोई विशेष काम नहीं मिला है। जब डोमिनिक उसे मिलने जाती है तब रॉर्क न्यूयॉर्क से दूर एक उपनगर में काम करने के लिए गया हुआ था। रॉर्क को एक सामान्य कमरे में रहते हुए अन्य मजदूरों की तरह सामान्य जीवन व्यतीत करते देखकर डोमिनिक परेशान हो जाती है। वह रॉर्क से कहती है कि आप इस तरह संघर्ष करना बंद कर दो, इस तरह तो आप विनाश की ओर जा रहे हो। ये लोग आपको सफल नहीं होने देंगे। आप आर्किटेक्चर छोड़कर कुछ और काम करो। मैं तुम्हारे साथ रहना चाहती हूँ। मैं अपना पैसा किसी को दान करूंगी। मैं तुम्हारे साथ सामान्य जीवन जीने के लिए तैयार हूं। रॉर्क समझता है कि यह डोमिनिक का क्षणिक क्रोध है। वह मना कर देता है। वह जानता है कि डोमिनिक अभी ऐसा अप्रत्याशित जीवन जीने के लिए तैयार नहीं है। वह उसके अपने स्तर पर आने और एक सरल और आसान जीवन जीने में सक्षम होने की प्रतीक्षा करने के लिए तैयार है। रॉर्क कब हाँ कहता है, ये दोनों प्रेमी कब मिलते हैं? जब कॉर्टलैंड परियोजना रॉर्क के डिजाइन के अनुसार संपन्न नहीं होती तो रॉर्क इसे डायनामाइट से उड़ा देता है। इस खतरनाक काम में उसकी मदद करते वक्त डोमिनिक घायल हो जाती है। अस्पताल में इलाज कराकर जब वह घर लौटती है तब रॉर्क उससे मिलने जाता है। जैसा रॉर्क चाहता था वैसा जीवन जीने के लिए डोमिनिक अब सक्षम हो गई है, लेकिन समीकरण बदल गए। रॉर्क और वायंट घनिष्ठ मित्र बन गए। वायंट के साथ डोमिनिक का घर संसार भी अच्छा चल रहा है। गैल वायंट और पीटर किटिंग में जमीन आसमान का अंतर है। कॉर्टलैंड ब्लास्ट के लिए रॉर्क को लंबी सजा हो सकती है। रॉर्क डोमिनिक को कहता है, मुझे दोषी ठहराया जाए या मुझे निर्दोष पाया जाए, दोनों स्थिति में तुम्हें गेल के साथ रहना होगा और जीवन भर इसे संभालना होगा। हमारे रिश्ते के बारे में उसे कभी कुछ मत कहना। रॉर्क स्पष्ट करता है कि मैं अपना काम छोड़ने के लिए तैयार नहीं हूं और यहां तक कि तुम्हें खोने के लिए भी तैयार नहीं हूं, लेकिन अगर हालात इसकी मांग करते हैं तो मैं वायंट के लिए तुम्हें छोड़ने को तैयार हूं। वायंट अपने अखबार बैनर के जरिए रॉर्क का बचाव करने की बहुत कोशिश करता है, लेकिन अखबार की बिक्री गिर जाती है। जनता की राय रॉर्क के खिलाफ जाती है, इसलिए अखबार को बचाने के दबाव में वायंट रॉर्क को धोखा देता है। वायंट अपने अखबार के माध्यम से रॉर्क की आलोचना करना शुरू कर देता है। इस बिंदु पर डोमिनिक वायंट को छोड़कर रॉर्क के पास चली जाती है। रॉर्क को लंबे अरसे तक कारावास हो जाने की स्थिति में भी वह रॉर्क की उम्मीदों पर खरी उतरने में सक्षम हो गई। और अंत में कॉर्टलैंड ब्लास्ट के बाद कोर्ट में रॉर्क का बयान। वैसे तो वह भाषण काफी बड़ा है, यहाँ मैं कुछ अंश प्रस्तुत करता हूँ। रॉर्क का कहना है कि हर नया आविष्कार जनता के लाभ के लिए नहीं बल्कि खुद आविष्कारक के लिए, अपनी ज़रूरत को पूरा करने के लिए, अपनी इच्छा से, अपनी बुद्धि से होता था। आम जनता द्वारा हर खोज का विरोध हुआ था। हर आविष्कारक को दंडित किया गया था क्योंकि उन्होंने परंपरा से हटकर कुछ नया किया। लोगों ने बाद में उस खोज का इस्तेमाल अपने फायदे के लिए किया, चाहे वह खोज आग की हो या पहिए की या इंजन की या वायुयान की। रॉर्क कहता है कि भोजन कई लोगों के बीच बांटा जा सकता है, लेकिन इसे सभी को अलग अलग पचाना पड़ता है। सामूहिक पेट जैसी कोई चीज़ नहीं होती है। यह कहता है कि दुनिया में 2 तरह के इंसान हैं, एक सर्जक और दूसरा परजीवी। सर्जक का लक्ष्य प्रकृति पर विजय प्राप्त करना है, परजीवी का लक्ष्य दूसरों पर विजय प्राप्त करना है। सर्जक की मूलभूत आवश्यकता है स्वतंत्रता। तार्किक मस्तिष्क किसी भी प्रकार की बाध्यता के अधीन कार्य नहीं कर सकता।
इसे सीमित नहीं किया जा सकता, इसकी बलि नहीं दी जा सकती, इसे किसी भी तरह से गुलाम नहीं बनाया जा सकता। इसे उद्देश्य और कार्य की दृष्टि से पूर्ण स्वतंत्रता की आवश्यकता होती है। अन्य मनुष्यों के साथ संबंध सर्जक के लिए गौण है। मनुष्य का सृजनात्मक कार्य के प्रति समर्पण किसी भी दान गतिविधि से अधिक महत्वपूर्ण है। जो लोग इसे नहीं समझते हैं वे दुनिया को नष्ट कर रहे हैं। दूसरों का मुझ पर कोई भी ऋण नहीं है, सिर्फ एक के अलावा मैं उनकी स्वतंत्रता का सम्मान करूं, और दूसरा, मैं गुलामी के समाज में कभी भाग नहीं लूंगा। मेरा यह कॉर्टलैंड समर्पित है उन सभी को जो मुझसे पहले आए थे। कॉर्टलैंड को नष्ट करके मैंने हर उस रचनाकार को श्रद्धांजलि दी है जिसे सहना पड़ा है। उन सभी को अस्वीकृति, हताशा, दुर्व्यवहार और दर्दनाक अकेलेपन से गुजरना पड़ा। कुछ लड़ाइयाँ शायद उन्होंने जीती भी होगी। वह प्रत्येक सर्जक जिसका नाम मशहूर हुआ, प्रत्येक सर्जक जो जीवित रहा, जिसने संघर्ष किया और खत्म हुआ, किसी भी उपलब्धि के प्राप्त होने से पहले अज्ञात ही रहा। यह कॉर्टलैंड हर उस सर्जक को समर्पित है जिसका शरीर और आत्मा नष्ट हो गया। उपन्यास के 25वें संस्करण के साथ मैं लेखक आयन रैंड द्वारा लिखी गई प्रस्तावना के कुछ अंश प्रस्तुत करता हूँ। बहुत सारे लोग मुझसे पूछते रहते हैं कि द फाउंटेन हेड उपन्यास को 25 वर्षों से प्रकाशित होने के बारे में मुझे कैसा लग रहा है। मैं इसके बारे में संतुष्टि के अलावा कोई विशेष भावना महसूस नहीं करती। इस विषय में विक्टर ह्यूगो के एक बयान का हवाला देते हुए अपनी भावना का मैं सटीक वर्णन कर सकती हूँ। यदि कोई लेखक को केवल कुछ समय के लिए ही लिखना होता तो मैं अपनी कलम को टुकड़े टुकड़े करके फेंक देती। समय की मार झेल सकने वाला साहित्य आज नहीं लिखा जाता। यह रोमांस पर शोध प्रबंध लिखने का स्थान नहीं है। जिन्हें इस विषय का अध्ययन करने की अनुमति नहीं दी गई है, ऐसे कॉलेज के छात्रों की जानकारी के लिए मैं बता दूं कि प्रेम पंथ या प्रेम तर्क सैद्धांतिक रूप से कला का एक विद्यालय है। आज के समय की शाश्वत, मौलिक और वैश्विक समस्याएं और आज के मानव अस्तित्व के मूल्य इस प्रेम पंथ या प्रेमवाद में ही है। साहित्य में कुछ भी दर्ज नहीं है, कोई चित्र नहीं लिया जाता है। एरिस्टोटल के शब्दों में कहे तो चीजें जैसी है वैसी नहीं, बल्कि कैसी होनी चाहिए उसकी बात हो रही है। एक रिपोर्टर ने आयन रैंड से पूछा कि हावर्ड रॉक जैसा आदमी इस धरती पर संभव है। जवाब में आयन रैंड ने कहा, भले ही वास्तव में न हो, पर मैं ऐसे आदर्श आदमी को जीवित देखना चाहूं। अंत में किशोर जी ने लिखा है, इस लेख में लेखक के बारे में दी गई जानकारी गूगल और विकिपीडिया वेबसाइट से प्राप्त हुई है। डिस्क्लेमर, इस लेख में प्रस्तुत विचार लेखक के अपने हैं, इससे सहमत होना आवश्यक नहीं है। और एक बात, इस बुक समरी का आस्वाद कराने वाले किशोर पटेल साहब ने खुद गुजराती में इसका संक्षिप्त निरूपण किया है, जिसकी लिंक आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी मिल जाएंगे। तो अंत में इस प्रकार यहाँ हम किशोर जी के प्रति अपना आभार एवं अहोभाव प्रकट करते हैं और इस श्रृंखला का समापन करते हैं। थैंक यू। देखते रहिए अस्तित्व दर्शन और करते रहिए चिंतन मनन। नमस्कार।